नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज ममगाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू टीच में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। टीटी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। इस टॉपिक में हम सबसे पहले हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट को और बाद में इन दोनों के रिलेटिव इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। इससे पहले मैं माय एग्जाम्स ऑफ टीचिंग पे एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस कीजिए, वहां से आप डायरेक्टली उस वीडियो के लिंक में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों के जन्म को लेके हमेशा से ये धारणा रही है कि जो माँ बाप होशियार होते हैं उनके बच्चे भी होशियार होते हैं और जो माँ बाप कम होशियार होते हैं उनके बच्चे भी कम होशियार होते हैं। पर ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि जनरली ये चीज़ देखी भी जाती है, बट क्या ये चीज़ पूरी तरह सच है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ बाप तो बहुत तेज होते हैं पर उनका बच्चा इतना तेज नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप तेज नहीं होते हैं पर उनका बच्चा बहुत होशियार होता है। और अगर हम रियलिटी की बात करें तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स ब्राइट हैं कि डल हैं, क्योंकि बच्चा डल भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन्हीं फैक्टर्स को आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली जानेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन चीज़ों को अफेक्ट करती है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को और जानते हैं कैसे हेरिडिटी किसी बच्चे के विकास में अपना योगदान देती है। यहाँ हम हेरिडिटी से रिलेटेड हर टॉपिक को डिटेल में जानेंगे और डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। अब पहला प्रश्न ये बनता है कि हेरिडिटी है क्या? तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी इंडिविजुअल ट्रेट्स, मतलब ऐसे गुण जो बच्चे के साथ बचपन से ही चलते आ रहे हैं, चाहे वो उसके अपीयरेंस को लेके हों चाहे उसके वो बिहेवियर को लेके हों, हेरिडिटी कहलाता है। अगर बायोलॉजिकली इस चीज़ को समझे तो एक फर्टिलाइज्ड ओवम की जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो हेरिडिटी कहलाता है। तो अब बात ये आती है कि ये फर्टिलाइज्ड ओवम है क्या? तो सबसे पहले फर्टिलाइज्ड ओवम को समझते हैं। अब फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब क्या है? तो फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब होता है कि जब किसी फीमेल का एग यानी गैमेट किसी मेल गैमेट के साथ यानी मेल स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो उस एग को हम फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं। तो इसी की पोटेंशियल की वजह से लाइक बिगेट्स लाइक का कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब कि जो प्राणी जैसा होता है वो वैसे ही प्राणी को जन्म देता है। जैसे बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, कुत्ता कुत्ता को जन्म देता है और इंसान इंसान को जन्म देता है। पर पेरेंट्स सेम होने के बाद भी क्या होता है कि एक ही तरह के प्राणी के बच्चों में भी डिफरेंसेस या वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यही चीज हम क्या करेंगे इस चैप्टर में आगे जाके डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। ओके, मानव विकास में हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी के रोल को समझने के लिए हमें सबसे पहले हेरिडिटी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है कि मान लो बात कोई कपल्स हैं जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, और मानव शरीर क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में रहते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। ओके, अब होता क्या है कि महिलाओं में हर महीने एक एग मैच्योर होता है और अगर ये एग मेल स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, जिसे हम फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। पर मेल का स्पर्म और फीमेल का एग भी एक तरह का सेल होता है, पर इसमें होता क्या है कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स की बजाय 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का सिंगल थ्रेड यहाँ प्रेजेंट होता है, ना कि पेयर। अब ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। ओके, डीएनए आपको पता होगा, जो हमारा डीएनए होता है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर होता है और इस डीएनए के अंदर हमारे जीन्स पाए जाते हैं जो हमारे हेरिडिटी यूनिट होती है, मतलब जीन्स ही हमारी हेरिडिटी को आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं। अब कोई भी बच्चा है तो उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो अब इस बच्चे के 46 क्रोमोसोम्स आए कहाँ से हैं? तो इसके 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स इसकी मदर से आए हैं और 23 क्रोमोसोम्स इसके फादर से आए हैं, जो मिलके इसके 46 क्रोमोसोम्स को पूरा करते हैं, जिससे इसका डीएनए बनता है। ओके, बोलने का मतलब यह है कि इस बच्चे को कुछ कैरेक्टर्स अपनी मदर से मिले हैं, कुछ कैरेक्टर्स अपने फादर से मिले हैं, मतलब इसके मदर और फादर के दोनों का ही इन्फ्लुएंस इस बच्चे के ऊपर दिखाई देगा। ओके, अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको यह चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हेरिडिटी के लॉज को समझने से पहले हमें इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स का रोल कैसे कैसे हमारी हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हेरिडिटी के लॉज को। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी।
तीन तरह के लॉज हैं। पहला लॉ है लाइक बिगेट्स लाइक, सेकंड वन इज़ लॉ ऑफ वेरिएशन एंड थर्ड वन इज़ लॉज ऑफ रिग्रेशन। क्या है लॉज और क्या कहते हैं ये हेरिडिटी के बारे में, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी का पहला लॉ है लाइक बिगेट्स लाइक, इसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी कहा जाता है। यह लॉ ये समझाता है कि जो बच्चे होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने माँ बाप की तरह हों। जैसे कि एक कहावत है लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। तो इस कहावत का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्राइट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी बहुत ब्राइट होते हैं और जो डल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी डल होते हैं। और जो हैंडसम पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके बच्चे भी दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। और जो दिखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं उनके बच्चे भी दिखने में कुछ खास नहीं होते हैं। तो ये लॉ इस चीज़ को सपोर्ट करता है। बट कई बार हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनके बच्चे डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो जाते हैं, और जो पेरेंट्स डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनके बच्चे बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे चेंजेस आते हैं, इन सबको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के दो लॉज को बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। हेरिडिटी का जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ वेरिएशन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, उनके कुछ फीचर्स कुछ बिहेवियर्स अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। तो ये लॉ यही बताता है कि कैसे कुछ बच्चे सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, अलग अलग फीचर्स शो करते हैं, यहाँ तक कि वो जिन पेरेंट्स से पैदा हुए हैं उनके जो बिहेवियर और फीचर्स होते हैं वो उनकी से भी अलग होते हैं। चेंजेस के पीछे का रीज़न यह है कि जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि माता और पिता होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं। और हर एक तरह का कॉम्बिनेशन क्या करता है, हर एक नए तरह के ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे को जन्म देता है। जितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही तरह के वेरिएशंस मतलब चेंजेस हमें आगे आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलेंगे। अब हमने कई बार देखा है कि सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी दो भाइयों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक भाई तो क्या होता है बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का होता है और दूसरा भाई क्या होता है काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि जो पेरेंट्स के जीन्स का कॉम्बिनेशन है उनके जीन्स के एक तरह के कॉम्बिनेशन ने फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले बच्चे को जन्म दिया है और दूसरी तरह के कॉम्बिनेशन ने डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले बच्चे को जन्म दिया है। ओके, तो ये सारा खेल है किसका, ये सारा खेल है जीन्स के कॉम्बिनेशन का कि वो किस तरह से कंबाइन करते हैं। अगला जो हेरिडिटी का लॉ है वो है लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार ये देखा गया है कि जो ब्राइट पेरेंट्स होते हैं उनका जो बच्चा होता है वो बहुत एवरेज निकल जाता है, और जो एवरेज पेरेंट्स होते हैं उनका जो बच्चा होता है वो बहुत ब्राइट होता है। तो इस तरह के इन्वर्स चेंजेस को क्या कहा जाता है, रिग्रेशन कहा जाता है। अब रिग्रेशन का कारण यह है कि हर इंसान के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर क्या होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। और ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, पहला डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं। मान लीजिए कि यह एक बच्चा है जो क्या है, एवरेज है, मतलब एवरेज थिंकिंग वाला है, और इसके जो पेरेंट्स है वो क्या हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं। तो पेरेंट्स ब्रिलियंट होने के बावजूद भी ये बच्चा एवरेज क्यों है, क्योंकि हुआ ऐसा है कि इसके जो माँ बाप हैं उनमें से माता या पिता या दोनों में ब्रिलियंट वाले कैरेक्टर भी रहे होंगे और एवरेज वाले भी। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि वो ब्रिलियंट वाले कैरेक्टर दब गए हैं और वो एवरेज वाला कैरेक्टर उभर के सामने आया है। ओके, अब आप ये बोलेंगे कि ये दोनों तो ब्रिलियंट हैं, तो इनमें ये कैरेक्टर कहाँ से आया, तो इनमें ये कैरेक्टर इनके माँ बाप से आया है। ओके, मतलब उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से उनमें ये कैरेक्टर आया है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट को और जानते हैं कि कैसे किसी बच्चे का वातावरण उसकी डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। अगर साइकोलॉजिकली हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को डिफाइन करें तो इसका मतलब उन सभी बाहरी कारकों से है जो बच्चे को जन्म के बाद उसके आसपास के माहौल से मिलते हैं और जो कहीं ना कहीं उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैच्योरिटी को शेप करते हैं, आकार देते हैं। तो ये सभी कारक क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। ओके, किसी भी बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उसको शारीरिक और मानसिक तौर पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का पोषण ढंग से नहीं हो पाता है, उनको पोषक तत्व बहुत अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, तो आगे जाके कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे जो जिनका भरण पोषण बहुत अच्छे से होता है, उन्हें हर तरह के न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो क्या होते हैं, आगे जाके फिजिकली बहुत फिट होते हैं। अब ये तो बात हुई कि फिजिकली बच्चे अपने एनवायरनमेंट से कैसे इफेक्ट होते हैं। अब बात करें मेंटली की, तो क्या होता है कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है
तो उसका जो बिहेवियर होता है वो उसकी फैमिली की वजह से पहले से ही शेप ले चुका होता है। बट फिर भी बच्चा स्कूल में जाके अपने आसपास जो भी उसके दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो भी आसपास जो भी स्कूल में उसको लोग मिलते हैं, उनसे वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है और अपने आप को उस माहौल में फ़िट करने की कोशिश करता है। बहुत कुछ चीज़ों को ट्राई करता है, एफर्ट डालता है, हर चीज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो उस माहौल में फ़िट बैठ सके। और ये भी एनवायरनमेंट का एक इफ़ेक्ट है बच्चे के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अलग अलग डिस्कस करा है। अब देख लेते हैं कि कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक साथ मिलकर किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। जो हेरिडिटी होती है, मतलब आनुवंशिकता होती है, वो क्या होता है हमारा एक स्टैटिक फैक्टर होता है, मतलब जिसे हम बदल नहीं सकते हैं पर इसे प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। मतलब हम माँ बाप को देख के ये बता सकते हैं कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, ये इसकी आंखें कैसी होंगी, इसके बाल कैसे होंगे, तो ये सब हम माँ बाप को देख के बता सकते हैं। बट जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ये क्या होता है, डायनेमिक फैक्टर होता है। मतलब ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो इसे हम पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर बात की जाए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिलेटिव इंपॉर्टेंस की, तो माना ये जाता है कि जो ह्यूमन ग्रोथ होता है, मानव विकास जो होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब जो एक इंसान होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिलेटिव इंट्रैक्शन से बनता है। ओके, यहाँ पे ना सिर्फ हेरिडिटी अकेले रोल प्ले करती है और ना ही एनवायरनमेंट। अब बात यह आती है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो इन दोनों का ही रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है, डेवलपमेंट का डोमेन कौन सा है और इंडिविजुअल एफर्ट कितने डाले जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो सामने आता है कि क्यों एक एजुकेटर को पता होना चाहिए कि किसी बच्चे की हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट का उस पर क्या असर पड़ रहा है। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब टीचर को किसी बच्चे की हेरिडिटी, उसके एनवायरनमेंट की नॉलेज अच्छे से होती है तो वो मन चाहे तरीके से उस बच्चे के बिहेवियर को शेप में ला सकता है, उसे मोल्ड कर सकता है, ठीक है, उसे आकार दे सकता है। और यही क्या होता है, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा है वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है पर उसके पेरेंट्स बहुत ब्रिलियंट है और उसके पेरेंट्स बार बार आके ये कंप्लेंट करते हैं कि ये मेहनत तो बहुत करता है पर इसके मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, बहुत जल्दी ये जज कर लेता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है काम पे, जो कि गलत है। यहाँ पे टीचर को कोई भी जजमेंट करने से पहले बच्चे की हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज को जान लेना चाहिए, डाटा कलेक्ट करके फिर कोई एक्शन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे के साथ लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, इस तरह के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। कई बार बच्चे का घर में माहौल अच्छा नहीं होता है, कई बार उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता है, कई बार कुछ अदर रीजंस की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। पर टीचर क्या करता है, इसको बच्चे की नेग्लिजेंस समझ के, उसकी लापरवाही समझ के बहुत जल्दी जजमेंट लेके हार्श हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा एक अच्छे टीचर को कभी नहीं करना चाहिए और उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बच्चे से रिलेटेड हर चीज़ की। फाइनली एक डायग्राम की मदद से मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँगा। वट वी आर, मतलब हम क्या हैं, वो हमारी हेरिडिटी हमें समझाती है। वट वी हैव, जो हमारे पास है वो हमारा एनवायरनमेंट है। और वट वी डू, जो भी हम करते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो हमारी प्रतिक्रिया होती है। ओके, और हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अब इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।